नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई पर डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुआ। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुआ और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ। 1920 में एक एक्ट आया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को 1920 के एक्ट के द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत तीन बातें कही गई। प्रथम उसमें था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1921 में इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया। यानी 1921 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करेगी। और तीसरा इसमें कहा गया कि यह इस एक्ट के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग का काम रहेगा कि वह भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करेगी। इसी एक्ट के अंतर्गत सिफारिश पर हिल्टन यंग आयोग की स्थापना 1926 में हुई। यानी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी। 1926 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती रही और 1926 से भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में हिल्टन यंग आयोग काम करने लगा। और हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। और आरबीआई एक्ट पास हुआ, इसी आरबीआई एक्ट के आधार के पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और 1935 से आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 में आया। इस एक्ट के तहत 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसी एक्ट के सिफारिश के आधार पर 1926 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की गई। 1921 से लेकर 1926 के बीच में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करती रही। 1926 में जब हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हो गई तो हिल्टन यंग आयोग भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया और 1935 तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में हिल्टन यंग आयोग ने काम करता रहा। 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। उस समय से लेकर अभी तक आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती आ रही है। 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने सरकार से एक केंद्रीय बैंक की बनाने की सिफारिश की। जो बताए हैं वही लिखे हुए हैं। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट का गठन हुआ। 1934 में आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के आधार पर 1935 में 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जो मैंने समझा दिया वही बता रहा हूँ। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ। 1935 में आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुआ और 1937 में इसका आरबीआई का मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। $5 करोड़ की नगद पूंजी के साथ राशि के साथ आरबीआई का गठन हुआ, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख सरकार का पैसा था और 2 करोड़ 80 लाख प्राइवेट व्यक्ति का पैसा था। यानी 1935 में आरबीआई का जो गठन हुआ, 1935 में जब आरबीआई गठन हुआ उस समय आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी थी,
एक प्राइवेट बैंक थी। अब इस बैंक का सरकार ने 1949 में राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी नेशनलाइजेशन कर लिया। तो नेशनलाइजेशन का अर्थ होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी को सरकार खरीद लेती है तो उसी को ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। मान लीजिए कोई बैंक ए है, ये प्राइवेट रूप में काम कर रही है और इस पूरे बैंक को जब भारत सरकार खरीद लेगी तो हम उसी को कहेंगे ए का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1935 में जो आरबीआई का जो गठन हुआ था, उसी को 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यानी 1935 में आरबीआई गठन एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी, एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन वही बैंक को पूर्ण रूप से 1949 में भारत सरकार का कर दिया गया, यानी उसको राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यानी उस बैंक को पूरा आरबीआई को पूरा खरीद लिया गया भारत सरकार द्वारा। आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है? तो आरबीआई का प्रबंधक और नियंत्रण मैनेजमेंट एंड कंट्रोल संचालन मंडल के द्वारा होता है, यानी गवर्निंग बोर्ड के द्वारा होता है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। इस संचालन मंडल में 21 सदस्य होते हैं। संचालन मंडल है, इसमें 21 सदस्य हैं। एक सदस्य आरबीआई गवर्नर होते हैं। दूसरा है, इसमें 4 सदस्य जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें 10 सदस्य जो होते हैं, उस 10 सदस्य का चुनाव भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी 10 सदस्य जो है मेंबर, उनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। 2 सदस्य है, उसकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। और 4 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक के द्वारा आते हैं, यानी डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिस से आते हैं। आरबीआई के 29 कार्यालय हैं, तो 29 कार्यालय से संचालन मंडल में लोग नहीं आता है। सिर्फ 4 कार्यालय के व्यक्ति ही, सदस्य ही संचालन मंडल में आते हैं। वो कहाँ के? मुंबई के हैं, चेन्नई के हैं, कोलकाता के और दिल्ली के। यहाँ से एक मेंबर संचालन मंडल में, यहाँ से एक मेंबर को संचालन मंडल में लिया जाता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, यानी वित्त मंत्री सलाह देता है और प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति करते हैं। माने वित्त मंत्री जिसको सलाह देगा, माने वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। योग्यता, आरबीआई के गवर्नर के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका एज का भी लिमिट नहीं है, वो कितना वर्ष का होना चाहिए। परंतु भारत सरकार के द्वारा ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, उस व्यक्ति का नॉलेज अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा होना चाहिए। माने इसकी योग्यता नहीं है कि उम्र क्या होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर के लिए उम्र का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, ना एजुकेशन का निर्धारण किया गया है। लेकिन जब इनकी नियुक्ति करते हुए दिमाग में रखा जाता है कि भारत के माने आरबीआई के गवर्नर का जो के रूप में जिस व्यक्ति का चयन किया जाएगा, उसको अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर का अच्छा तरह से उनको जानकारी हो। ज़्यादातर गवर्नर के रूप में आईएएस अधिकारी ही चुने जाते हैं। इनका वेतन 2,25,000 होता है। आरबीआई के गवर्नर जो प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो 1935 से 1937 तक रहे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे, और वर्तमान में शशिकांत दास है जो 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के कार्य, नोट का निर्गमन का एक अधिकार, नोट इशू करने का अधिकार है, यही कर सकता है आरबीआई, ही नोट इशू कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, यानी मौद्रिक नीति जैसी आरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब का निर्धारण करना ही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार है, अमेरिका में कितना पैसा रखना है विदेशी, ब्रिटेन में कितना रखना है, इस सब का संरक्षण आरबीआई करती है। अंतिम ऋणदाता होता है। अंतिम ऋणदाता होता है जैसे मान लीजिए कि हम लोग बैंक में जाते हैं पैसा लेने, अब बैंक जाती है आरबीआई के पास, आरबीआई के बाद कोई बैंक लोन नहीं ले सकते हैं। बैंकों का प्रबंधक एवं नियंत्रण कर, मैनेजमेंट एवं कंट्रोल करता है बैंकों लोग का।
बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है आरबीआई। आरबीआई अभी 9 प्रकार के नोट जारी करता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया से लेकर देख लीजिए 2000 तक। ये 9 प्रकार की मुद्रा जारी करता है आरबीआई। 1 रुपये का नोट है वित्त मंत्रालय जारी करता है तथा इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। सिक्के ढालने का काम एवं जारी करने का काम भारत सरकार का है। क्वाइंस एक्ट 1906 के तहत भारत सरकार अधिकतम 1000 का सिक्का जारी कर सकती है। नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और आरबीआई दोनों के पास है। लेकिन नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और आरबीआई दोनों के पास है, लेकिन नोट जारी करने का और हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। आरबीआई अधिकतम 10,000 के नोट छाप सकती है और आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट छापती है। न्यूनतम कोष प्रणाली के मतलब होता है जितना आवश्यकता है उतना ही नोट छापना। यानी जब भी नोट जारी किया जाएगा कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व कोष रखा जाएगा। यानी नोट छाप रहे हैं तो 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए आरबीआई के पास। जैसे 200 करोड़ है जिसमें 115 करोड़ का तो सोना होना चाहिए, अब 85 करोड़ का कम से कम फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। डॉलर हो, येन हो, पाउंड हो, ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ जीएस होना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। जब तक पूरा देखिए इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको पार्ट बाय पार्ट समझना पड़ेगा। कहीं से आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। एक सीरीज है, उस सीरीज पर ध्यान रखिए और एक बाई एक जो सीरीज है उसको पढ़िए, तब जाके आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। जीएस हम पढ़ा दिए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ा चुके हैं। अब एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति है CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट पॉलिसी, सब तो है ये सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। करेंसी नोटों का निर्गमन करती है। बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करती है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में CRR किसके द्वारा तय की जाती है? तो अभी बताएं CRR, SLR ये सब पढ़ाए हैं हम पिछले वीडियो में। उसके बाद बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टोटल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? ICICI बैंक, SBI, राष्ट्रीय आवास बैंक, सिडबी। बताइए। राष्ट्रीय आवास बैंक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, 1934 के एक्ट के द्वारा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास। शशिकांत दास 25वां गवर्नर है। छठा क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। तो भारतीय रिजर्व बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सरकार के लिए बैंकर है, ये है। नोट जारी करना है ही, ग्राहकों से जामा स्वीकार करना नहीं है, मौद्रिक नीति तो बताया ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में नोट जारी करता है? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मूल्य वर्ग तक का नोट जारी कर सकती है? कितना नोट जारी कर सकती है? 2000, 1000, 10,000, 5,000? 10,000। मिनिमम 2,000, मिनिमम दो रुपया से लेकर 10,000 के नोट जारी कर सकता है आरबीआई। मिनिमम 2 रुपया, मैक्सिमम 10,000। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? बताइए। मुंबई। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी? बताइए। एसबीआई तो आरबीआई से पैसा लेती है, तो अंतिम तो आरबीआई है। आंसर आरबीआई होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में किया गया और राष्ट्रीयकरण हुआ 1939 में, 49 में। इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक? भारतीय रिजर्व बैंक। 15वां क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, हिल्टन कमीशन, क्रिप्स मिशन? बताइए। देखिए, 1920 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI एक्ट की स्थापना हुआ 1920 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक हो गई। उसके बाद इसके सिफारिश पर 1926 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुआ। तो 1926 से हिल्टन यंग आयोग भारत का केंद्रीय बैंक हो गई। इसके सिफारिश पर, हिल्टन यंग के सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ, जो अभी 1935 से लेकर अभी तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है। तो किसके सिफारिश हुआ? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ था? 1920 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।